दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमांडर संजय और नई ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला बैंग। अचानक से किसी वस्तु के तेजी से टेबल से टकराने की आवाज सुनाई दी। इस प्रकार की आवाज को सुनकर सामान्य तौर पर रेस्टोरेंट में शोर मच जाना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा रेस्टोरेंट में और ज्यादा सन्नाटा छा गया था। कारण यह था कि आकर्ष, जो नया कप्तान था, उसने पलाश का सिर पकड़कर उसे टेबल से भिड़ा दिया था। संदीप यह भी नहीं करता। जब मैंने कहा था कि अपना एक हाथ काट दो, तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब अपने एक हाथ के साथ अपना एक पैर भी गंवाओगे, आकर्ष ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद उसने पलाश के कमर पर बंधी तलवार खींची और पलाश का ही हाथ काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। आह! दर्द के मारे पलाश चीख पड़ा। उसकी आवाज से पूरा रेस्टोरेंट गूंजने लगा था। लेकिन यहां आकर्ष ने तब भी दया नहीं दिखाई। उसने सीधा पलाश को गर्दन से पकड़ा और उसे उठाकर ऐसे फेंका जैसे कूड़े को फेंक रहा हो। बूम! पलाश उड़ता हुआ रेस्टोरेंट की दीवार से जा टकराया। इसके तुरंत बाद आकर्ष पलाश का पैर काटने के लिए आगे बढ़ा। पलाश! ठीक इसी समय पर एक महिला की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। अगले ही पल एक महिला पलाश के पास दौड़ते हुए आई और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि पलाश की पत्नी थी, जिसका नाम था कंचना, जो रिश्ते में मगर सेना के कमांडर की बहन लगती थी। और कमांडर की जो पत्नी थी, वह पलाश की बहन थी। यानी कि दोनों एक दूसरे के साले भी थे और जीजा भी। कंचना को वहां पर देखकर आकर्ष को पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वह महिला कौन है। जिस जमादार के साथ वह यहाँ पर आया था, उसने इस बारे में उसे पहले ही जानकारी दे दी थी। वहीं रुक जाओ, वरना तुम तो मरोगे, साथ में तुम्हारे पूरे परिवार को भी मरना होगा। कंचना ने जब देखा कि आकर्ष उसके पति को जख्मी करने के बाद फिर से उसके पति की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने आकर्ष को धमकी देने की कोशिश की। लेकिन आकर्ष पर उस धमकी का कोई भी असर नहीं हुआ। वह वैसे ही आगे बढ़ता रहा। यह देखकर कंचना खुद अपने पति को बचाने के लिए आगे आई। उसने एक अस्त्र के साथ आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन ताकत के मामले में कंचना अपने पति से भी कमजोर थी। कंचना की इस पूरे मामले में कोई भी गलती नहीं थी, तो आकर्ष ने उसे कोई सजा नहीं दी और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करके उसके प्रहार से अपने आप को बचा लिया। लेकिन साथ में चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि इस लड़ाई में ना पड़ो। तुम्हारे पति ने जो गलती की है उसकी सजा इसे मिलेगी। मैं तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहता, तुम मुझे विवश मत करो। इतना कहकर आकर्ष ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और उस महिला को उसकी जगह पर स्थिर कर दिया। पलाश के साथ उसके जितने भी साथी आए हुए थे, वह सब दूर खड़े होकर यह पूरा दृश्य देख रहे थे, पर किसी ने भी आगे आकर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। आह! एक बार फिर रेस्टोरेंट में पलाश की दर्द से भरी चीख सुनाई देने लगी। आकर्ष ने इस बार पलाश के पैर को काट दिया था। तुम्हारे लिए यह आखिरी चेतावनी है। वैसे तो मुझे पता है तुम अपने साले से मदद मांगोगे, लेकिन आगे कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना। इस बार तो सिर्फ हाथ और पैर कटा है। अगर मेरे सैनिकों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगली बार गला काटूंगा। आकर्ष ने एक भारी आवाज में पलाश को धमकी दी और फिर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। पूरा रेस्टोरेंट बिल्कुल शांत हो चुका था। अंदर कई सारे ग्राहक बैठे थे, लेकिन किसी ने भी बोलने तक की हिम्मत नहीं की थी। जब आकर्ष और उसके साथी रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तब कंचना का शरीर फिर से आजाद हुआ। वह भागते हुए अपने पति के पास पहुंची, लेकिन उसका पति तब तक बेहोश हो चुका था।
कौन था वो? कंचना ने कर्कश आवाज में पलाश के साथियों से पूछा। उसका नाम आकर्ष है। वो मत्स्य सेना का नया कप्तान है, उस मध्य अवस्था के आदमी ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। मत्स्य सेना का कप्तान मेरे पति से किस बात का बदला ले रहा था? कंचना ने फिर से सवाल किया। उसे इतना तो पता था कि उसका पति सीधा साधा आदमी नहीं है, लेकिन वह यह बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि किसी छोटी सी लड़ाई के लिए तो मत्स्य सेना का कप्तान उसके पति के हाथ पैर नहीं कटेगा। अब की बार उस मध्य अवस्था के आदमी ने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ सच सच बता दिया। यह भी कि आकर्ष अभी कुछ ही दिन पहले मृत्यु लोक से देवतल में आया था और उस समय भी उसके और मगर सेना के सैनिकों के बीच झगड़ा हुआ था। पूरी जानकारी पाकर कंचना गुस्से से उबलने लगी। उसने बेहोश अवस्था में पड़े अपने पति को उठाया और तुरंत वहां से गायब हो गई। वह जल्द से जल्द अपने भाई के पास जाकर उसे इस बारे में बताना चाहती थी। उसका भाई पिछले कुछ समय से आकर्ष को ढूंढ रहा था। अब जब आकर्ष खुद सामने आ चुका था तो कंचना के लिए अपने भाई को आकर्ष के खिलाफ भड़काना और भी ज्यादा आसान हो गया था। कंचना के वहां से गायब होने के बाद पलाश के बाकी सभी साथी भी वहां से अपने शिविर की तरफ रवाना हो गए। आकर्ष के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब वह भी जल्द से जल्द अपने कमांडर के पास पहुंचकर उन्हें इस बारे में सूचित करना चाहते थे। इधर आकर्ष अपने साथियों के साथ जब अपने शिविर की तरफ लौट रहा था तो वह एक जगह पर रुका और उसने अपने सभी सूबेदारों और जमादारों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग उसी रेस्टोरेंट में कैसे गए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारा वहां पर होना और साथ में मगर सेना के एक कप्तान और बाकी सैनिकों का वहां पर होना एक संयोग हो। तुम लोग जानबूझकर वहां पर गए थे ना? नहीं कप्तान, हमें नहीं पता था कि वह वहां पर है। एक जमादार ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। क्या सच में? तुम सेना में बिल्कुल नए हो कि तुम्हें यह भी पता ना हो कि वहां पर बैठे हुए लोग कौन है? आकर्ष ने इस बार थोड़ी कड़क आवाज में पूछा। इस बार उसका सवाल सुनकर सारे जमादारों और सूबेदारों का सिर झुक गया। अब यह इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त था कि यह संयोग था या फिर सोची समझी योजना थी। शिविर पहुंचने के बाद प्रशिक्षण स्थल के 100 चक्कर लगाओगे। समझ गए? आकर्ष ने कड़क आवाज में कहा। जी कप्तान, सभी ने एक साथ जवाब दिया। शिविर लौटो, मुझे एक जरूरी काम है। मैं थोड़ी देर में आऊंगा, आकर्ष ने अपने सभी सैनिकों से कहा और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। किसी ने भी इस बात से आपत्ति नहीं जताई। सभी चुपचाप वहां से रवाना हो गए। उन सभी के वहां से जाने के बाद आकर्ष शहर के उत्तर पूर्वी भाग की तरफ देखने लगा। यह वही जगह थी जहां पर मगर सेना का शिविर था। कमांडर संजय को इस बारे में पता चलेगा तो वह मुझसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। बेहतर रहेगा मैं पहले ही जाकर उससे इस बारे में बात कर लूं, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसके बाद वह अपनी जगह से गायब हुआ और अगली बार जब प्रकट हुआ तो मगर सेना के शिविर की ठीक बाहर आ चुका था। ऊपर आसमान में खड़े होकर वह वहां पर किसी का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ मत्स्य सेना के शिविर में आकर्ष के द्वारा पलाश के हाथ व पैर काटे जाने की खबर फैल चुकी थी। यहां एक कप्तान को अपाहिज किया गया था तो इस खबर को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर में यह खबर कमांडर राजवर्धन तक भी पहुंच गई। उसने संजय के साले के हाथ पैर काट दिए। यह आखिर करना क्या चाहता है? राजवर्धन ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। इस समय पर न सिर्फ राजवर्धन बल्कि बाकी सभी उच्च अधिकारी भी इस खबर को सुनकर आश्चर्यचकित थे। इधर मगर सेना के कमांडर को पता चला कि किसी ने उसके साले के हाथ पैर काट दिए हैं तो वह भी गुस्से से आग बबूला हो उठा। आकर्ष से बदला लेने के लिए वह भी अपने शिविर से निकला और मत्स्य सेना के शिविर की तरफ रवाना हो गया। मगर जैसे ही वह आसमान में आया उसकी मुलाकात आकर्ष हो गई। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? संजय थोड़ा जल्दी में था तो उसने आकर्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी पहचान को लेकर सवाल करने लगा।
मैं वही हूं जिससे मिलने तुम जा रहे हो, आकर्ष ने जवाब दिया। अभी तक तो संजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, मगर जैसे ही उसने यह जवाब सुना, एकदम से उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह बड़े ही ध्यान से आकर्ष को देखने लगा। तुम ही वह कप्तान आकर्ष हो जिसने पलाश के हाथ पैर काटे? संजय ने गंभीर स्वर में पूछा। बिल्कुल। उसने मेरी टुकड़ी के सैनिकों को बंदी बनाया, इसलिए मैंने उसे सजा दी। लेकिन गलती मेरे सैनिकों की तरफ से भी हुई थी, तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करने आया हूं। दोनों सेनाओं का आपस में झगड़ा ना हो तो ही अच्छा है। मैं बस यही कहने आया था। पर इसके बाद भी अगर तुम अपने साले का बदला लेना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। आखिरकार एक योद्धा के तौर पर तुम्हें भी तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि तुम खुद अपनी ताकत का प्रयोग करके बदला लेने की कोशिश ना करो, आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। संजय उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गंभीर हो गया। उसने तुरंत प्रहार नहीं किया बल्कि आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। वह देखना चाहता था कि कहीं आकर्ष की मदद करने के लिए कोई और तो वहां पर नहीं आया हुआ है। चिंता मत करो, मैं सेना लेकर नहीं चलता। मेरी लड़ाई मैं खुद ही लड़ता हूं और यहां पर भी अकेला ही आया हूं, आकर्ष ने संजय को आश्वासन देते हुए कहा। तब तो और भी बढ़िया है। सच कहूं तो तुम्हारे साहस को देखकर मैं बहुत खुश हूं। सारे कप्तान तुम्हारे जैसे हो तो हमारी सेना को किसी भी स्थिति में पीछे हटने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सबसे पहले तो तुमने देवतल में प्रवेश करते ही मेरे सैनिकों को जख्मी किया और एक की तो हत्या कर दी। आज तुमने मेरे साले के हाथ पैर काटे। एक कमांडर के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सजा दूं। इसलिए मैं कोशिश करके देखना चाहूंगा कि तुम अपने कहे शब्दों के योग्य हो या नहीं, संजय ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और अपना अस्त्र प्रकट किया। एक कमांडर के रूप में संजय ने भी उसी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का अभ्यास किया था जो क्षेत्रपाल महोदय के पास थी। ऊर्जा के सक्रिय होते ही अपनी युद्ध कला के बदौलत संजय के ऊर्जा स्तर में 2 स्तरों की वृद्धि हो गई। पहले वह ज्योतिर्बीज मंडल के 4थे स्तर का योद्धा था, लेकिन अब ज्योतिर्बीज मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा बन चुका था। वुश! ऊर्जा सक्रिय करने के बाद संजय प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। आकर्ष उसकी रफ्तार और ऊर्जा को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा पा रहा था, तो उसने भी इस लड़ाई को हल्के में नहीं लिया और तुरंत अपने चारों तरफ कवच का निर्माण कर लिया। संजय एक कमांडर था। शायद ताकत के मामले में उसने ज्यादा वृद्धि न की हो, लेकिन लड़ने के अनुभव में वह एक सामान्य योद्धा से बहुत आगे था। और जो योद्धा लड़ने में माहिर होते थे उन्हें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें दाव पेच ज्यादा आते थे। लगता है तुम्हें तुम्हारे सैनिकों ने यह नहीं बताया कि मेरे खिलाफ अस्त्र इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में संजय से कहा। अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और अपना ध्यान संजय के अस्त्र की तरफ केंद्रित किया। संजय इस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसने महसूस किया कि उसका अस्त्र उसके हाथ से छूटकर दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर संजय चौंक पड़ा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अस्त्र के साथ हो क्या रहा है। वह ज्यादा देर तक अपने अस्त्र पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आखिरकार उसका अस्त्र उसके हाथ से छूटकर आकर्ष के पास चला गया। तुम अपनी तरफ से कोशिश कर चुके, अब कोशिश तो मेरी भी बनती है, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी वह मुस्कुराहट संजय को ऐसी लग रही थी जैसे कोई शैतान उसकी तरफ हंस रहा है। उसने जल्दी से अपनी ऊर्जा से अपने चारों तरफ कवच का निर्माण किया। उसे यह तो पता नहीं था कि आकर्ष की पूरी ताकत कितनी है, लेकिन जितनी जानकारी उसके पास थी उसके मुताबिक आकर्ष कुछ ही समय पहले देवतल में आया था।
तो इस हिसाब से उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा रक्त आरंभ मंडल के दूसरे स्तर में होनी चाहिए थी। रक्त आरंभ मंडल के किसी भी योद्धा से संजय को कोई डर नहीं था, परंतु आकर्ष की तकनीकें अलग थी। बस इसी कारण से संजय कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। आकर्ष के प्रहार का सामना करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार था, मगर अफसोस उसके पास आकर्ष के प्रहार को रोकने की ताकत नहीं थी। बैंग! आकर्ष ने अपनी ऊर्जा से तलवार का निर्माण किया और संजय की तरफ उसे स्वतंत्र रूप से जाने दिया। तलवार इतनी तेजी से संजय के कवच से टकराई कि संजय का कवच एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। असंभव, संजय ने चौंकते हुए कहा। जल्दी से उसने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और वहां से निकलने की कोशिश की। अगर सामने वाला उसका कवच तोड़ सकता था तो उसके लिए उसे जख्मी करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि संजय वहां से निकल पाए, एक साथ सैकड़ों तलवारों ने संजय को चारों तरफ से घेर लिया। संजय तलवारों के बीच इस तरह से फंस चुका था कि अगर वह हल्का सा भी आगे पीछे होता तो उसका शरीर तलवारों से छलनी हो सकता था। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं कमांडर हूं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो क्षेत्रपाल महोदय तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, संजय ने कर्कश आवाज में आकर्ष से कहा। अपनी खुद की क्षमता से तो वह वहां से नहीं निकल सकता था, तो उसने क्षेत्रपाल महोदय के नाम पर आकर्ष को धमकाने की कोशिश की। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मुझे इस तरह से कैद क्यों किया है, संजय ने उलझन भरे स्वर में पूछा। तुमने मुझ पर प्रहार किया है तो मेरे पास पूरा अधिकार है तुम्हें खत्म करने का, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर तुम मुझे अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, आकर्ष ने संजय से कहा। वह यहां पर इसी के लिए आया था। उसे पता था कि अगर वह क्षेत्रपाल महोदय से उनकी युद्ध कला के बारे में पूछेगा तो उसे कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने जानबूझकर पलाश को जख्मी किया, ताकि कमांडर उससे बदला लेने के लिए अपने शिविर से बाहर आए। जब कमांडर शिविर से दूर होगा तो आकर्ष उसे धमकाकर आसानी से उसकी युद्ध कला ले सकता था। बिल्कुल नहीं, अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला मैं तुम्हें नहीं दे सकता, संजय ने सीधा मना कर दिया। असल में जब क्षेत्रपाल महोदय ने उसे यह युद्ध कला दी थी तो उन्होंने साफ साफ चेतावनी भी दी थी कि किसी तीसरे व्यक्ति तक यह युद्ध कला नहीं पहुंचनी चाहिए। संजय क्षेत्रपाल महोदय से बहुत डरता था, इस कारण उसने मना कर दिया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, आकर्ष ने अपनी आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए कहा। मुझे मारकर तुम भी नहीं बचोगे, यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, संजय ने आकर्ष पर दबाव देने की कोशिश की। मुझे यहां पर रहना भी नहीं है, मेरा यहां पर कोई परिवार नहीं है। यह बात तुम्हें भी पता है कि जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी ना हो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे लिए पूरा देवतल है, मैं जहां चाहूं वहां पर रह सकता हूं, वहीं पर अपना घर बना सकता हूं। इसलिए मुझे तुम्हारे क्षेत्रपाल महोदय से डरने की भी जरूरत नहीं है। पर तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी कमजोरी भी है। तुम्हें खत्म करने के बाद क्षेत्रपाल महोदय मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर तब तक मैं यहां से बहुत दूर निकल चुका होऊंगा। तो एक बार अच्छे से सोच लो कि क्या एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला के लिए तुम्हारा बलिदान देना सही रहेगा, आकर्ष ने कहा। उसकी बातें सुनकर संजय चिंता में पड़ गया। जैसा कि आकर्ष ने कहा था, वाकई उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। सिर्फ एक युद्ध कला के लिए तो वह अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता था। लेकिन अगर मैंने तुम्हें युद्ध कला दे दी तो मैं क्षेत्रपाल महोदय के हाथों मारा जाऊंगा, संजय ने चिंता से भरे स्वर में कहा। तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। तुमने मुझे युद्ध कला दी है, यह बात मैं किसी से नहीं कहने वाला। तुम किसी को बताओगे नहीं, तो फिर तीसरे व्यक्ति को इस बारे में पता कैसे चलेगा? देखो, खतरा हर काम में है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें समझाने में समय खर्च करूं।
तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। अच्छे से सोच लो। अगर मुझे युद्ध कला मिली तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर नहीं मिली तो तुम इस शरीर को छोड़ देना, आकर्ष ने शांत स्वर में संजय से कहा और फिर संजय के अगले जवाब का इंतजार करने लगा। संजय अब दोनों तरफ से फंस चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना सही रहेगा। एक तरफ उसकी खुद की जान थी तो दूसरी तरफ क्षेत्रपाल महोदय का विश्वास। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, संजय उतना ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। ठीक है, मैं अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला तुम्हें दे दूंगा, पर इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आखिर में संजय को समझौता करना पड़ा। संजय से युद्ध कला हासिल करने के बाद आकर्ष ने उसे जिंदा छोड़ दिया और वहां से जाने दिया। वैसे उसने बस संजय को डराने के लिए यह सब कहा था, वरना वास्तव में वो संजय को कुछ भी नहीं करने वाला था। इतना तो उसे भी पता था कि अगर संजय को खत्म किया तो क्षेत्रपाल महोदय को जवाब देना होगा। एक बार के लिए वह क्षेत्रपाल महोदय से लड़ सकता था, लेकिन नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख से लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। सिर्फ एक युद्ध कला के लिए अपनी जान को इतने बड़े जोखिम में डाल देना, यह आकर्ष की आदत नहीं थी। वह अपना रास्ता बनाना जानता था, तो दूसरों के रास्तों पर चलकर दूसरों के लिए मेहनत क्यों करें। संजय से ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला लेने के बाद आकर्ष वापस अपने शिविर में लौट आया। जब उसने सेना के शिविर में प्रवेश किया तो पाया कि सब जगह उसी के बारे में बातें हो रही थी। कुछ देर तक तो उसने सभी की बातें सुनी और फिर उन्हें नजरअंदाज करके अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक हरे रंग का टोकन बाहर निकाला। यह वही टोकन था जिसके भीतर संजय ने ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला से जुड़ी सारी जानकारी लिखकर आकर्ष को दी थी। आकर्ष न सिर्फ इसको पढ़ सकता था बल्कि सुन भी सकता था। आकर्ष बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का इस्तेमाल करते आया था। ऐसे अचानक से एक नई युद्ध कला पर स्थानांतरित होना आसान काम नहीं था। इसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला था, पर आकर्ष यह समय देने के लिए भी तैयार था। सबसे पहले उसने पूरी युद्ध कला को समझा। उसने यह जानने की कोशिश की कि यह नई युद्ध कला उसकी सर्पशक्ति के जैसी है या नहीं। लगभग 15 मिनट तक उस युद्ध कला का दोहरान करने के बाद आकर्ष ने अपनी आंखें बंद की और आसपास की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। यह प्रक्रिया काफी थका देने वाली थी। क्योंकि यह नई युद्ध कला थी तो इसके साथ साधना शुरू करने में थोड़ी अड़चन का आना स्वाभाविक था। 15 मिनट बीतने के बाद आकर्ष को थोड़ी सफलता मिलने लगी, लेकिन ठीक इसी समय पर उसके शिविर के बाहर से एक आवाज आई जिसने उसका ध्यान भंग कर दिया। कप्तान आकर्ष, आपको नहीं लगता कि आपने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया? एक छोटे से झगड़े में आपने संजय के साले के हाथ पर काट दिए। क्या आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि संजय इस मामले में आपके खिलाफ कुछ कर सकता है? हो सकता है कि उसके पास आपको हराने की क्षमता ना हो, लेकिन अगर उसने क्षेत्रपाल महोदय से शिकायत कर दी तो? यह आवाज कमांडर राजवर्धन की थी। अगर किसी दूसरे समय पर यह आवाज आई होती तो आकर्ष को बुरा नहीं लगता, लेकिन इस समय वह बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहा था और ऐसे समय पर उनकी आवाज का आना उसके लिए अड़चन बन गया। उसने थोड़े भड़कीले स्वर में कहा, कमांडर, संजय आएगा तब की बात है। अभी मैं अपनी साधना के ऐसे बिंदु पर हूं जहां पर मेरा ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि मुझे परेशान ना करें। इतना कहकर आकर्ष फिर से साधना में बैठ गया। अब अगर किसी और ने उनसे इस तरह से बात की होती तो कमांडर को गुस्सा आता, लेकिन आकर्ष के ऐसा कहने पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। अगर उन्हें गुस्सा आ भी जाता तो भी वह क्या कर लेते? लगता है मैं ही ज्यादा चिंता कर रहा हूं। जिसने गलती की है उसे चिंता नहीं हो रही है तो फिर मेरे चिंता करने का क्या मतलब? कमांडर ने मन ही मन अपने आप से कहा।
उनके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि अगर संजय यहाँ पर आया और उसने आकर्ष के लिए कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो वह क्या करेंगे। एक बार के लिए भी उनके मन में यह ख्याल नहीं आया कि आकर्ष पहले ही जाकर संजय वाली समस्या का समाधान कर चुका है। समाधान क्या, वो तो संजय को मारने की धमकी देकर आया था। कमांडर से मुकाबला, क्षेत्रपाल से मुलाकात, मगर सेना के शिविर में कंचना अपने भाई के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने अपने भाई को आकर्ष की शिकायत कर दी थी और उसका भाई आकर्ष से बदला लेने के लिए निकल चुका था। कंचना इस समय काफी ज्यादा उत्साहित थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका भाई उसे निराश नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसका भाई वापस लौट आया था। आप इतनी जल्दी वापस आ गए भैया, क्या हुआ? क्या आकर्ष मत्स्य सेना का शिविर छोड़कर भाग चुका है? कंचना ने अपने भाई से सवाल किया। उसके मुताबिक सिर्फ यही है कारण हो सकता था कि उसका भाई इतनी जल्दी वापस लौट आए। इधर कंचना के भाई कमांडर संजय ने जब उसका सवाल सुना तो उसके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। अपने भाई की ऐसी मनोदशा देखकर कंचना को कुछ संदेह होने लगा। सब ठीक तो है ना भैया? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कंचना ने अपने भाई से सवाल किया। यह तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है। संजय से अब शांत नहीं रहा गया और उसने भड़कते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो आकर्ष से बदला लेने गए थे ना, तो फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कंचना ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बदला लेने गया था, लेकिन शिविर से बाहर निकलते ही किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। जानती हो मेरा रास्ता किसने रोका था? संजय ने कहा। किसने? कंचना ने गंभीर स्वर में पूछा। आकर्ष ने। वह शिविर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा था, संजय ने जवाब दिया। वह शिविर के बाहर आपका इंतजार कर रहा था? तब तो आपको खुश होना चाहिए। आपने उसे सबक सिखाया होगा, है ना? कंचना ने पूछा। सबक सिखाया होगा? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें लगता है कि मैंने उसे सब सिखाया होगा? मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें बदले की पड़ी है, संजय ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। आप जान बचाकर यहाँ पर आए? आकर्ष इतना ताकतवर नहीं हो सकता। क्या उसके साथ कोई और आया था? कंचना ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। वह अकेला ही आया था। तुम दोनों मूर्खों को यह बात भी पता नहीं थी कि उसकी ताकत कितनी है। कम से कम उसकी शिकायत करने से पहले मुझे यह तो बता दिया होता कि वह व्यक्ति कितना ताकतवर है, संजय ने भड़कते हुए कहा। उसे अपनी बहन और साले दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर थोड़ी सी गलती हो गई होती तो आज संजय का खेल खत्म था। यह नहीं हो सकता। उसे देवतल में आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं। उसके जैसा योद्धा इतने कम समय में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि आपको हरा दे? कंचन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। हो नहीं सकता बल्कि हो चुका है। उसकी तकनीकें, उसके जैसी तकनीकें मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी। मेरे प्रहार करने से पहले मेरा अस्त्र उसके नियंत्रण में जा चुका था। ऐसे योद्धा से मैं कैसे लड़ूं? संजय ने कहा। तो अब हम क्या करें? क्या हम इस दुश्मनी को ऐसे ही भूल जाएंगे? नहीं, उसने मेरे पति को अपाहिज किया है। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मैं क्षेत्रपाल महोदय से उसकी शिकायत करूंगी, कंचना ने कर्कश स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं। तुम क्षेत्रपाल महोदय से उसकी शिकायत नहीं कर सकती। अगर तुमने उन्हें शिकायत की तो मैं भी मारा जाऊंगा, संजय ने घबराए हुए स्वर में कहा। अपने भाई का यह स्वर सुनकर कंचना के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। उसने चिंता से भरे स्वर में पूछा, आप मारे जाएंगे? इसका क्या मतलब? मैंने उसे क्षेत्रपाल महोदय की दी हुई ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला सिखाई है। अगर तुम उसकी शिकायत क्षेत्रपाल महोदय से करोगी तो वह भी क्षेत्रपाल महोदय को मेरी शिकायत कर देगा। मैंने क्षेत्रपाल महोदय को वचन दिया था कि मैं उनकी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला आगे किसी को भी नहीं सिखाऊंगा।
अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, संजय ने डरते हुए कहा। आपने क्षेत्रपाल महोदय की दी हुई ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला उसे सिखा दी क्यों? कंचना ने चौंकते हुए पूछा। यह उसकी समझ से बाहर था कि उसका भाई ऐसी कोई गलती कर सकता है। क्षेत्रपाल महोदय अपनी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को कितना संभाल कर रखते थे, यह उसे भी बहुत अच्छे से पता था। अगर उसे ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला नहीं देता तो वह मुझे वापस नहीं आने देता, वही खत्म कर देता। मैं कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि यहाँ देवतल में आए हुए उसे 15 दिन भी नहीं हुए हैं। मुझे खत्म करने के बाद वह नव प्रदेश छोड़कर चला जाता। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरे तो प्राण चले जाते। हमारा परिवार किन स्थितियों से गुजरा है यह तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। पूरा परिवार मेरे सहारे जिंदा है। अगर मैं ही खत्म हो जाता तो पूरा परिवार भी सड़क पर आ जाता, संजय ने कहा। इधर आकर्ष आराम से अपनी साधना कर रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि संजय उसको लेकर क्या योजना बना रहा है। वह बस अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करने पर ध्यान दे रहा था। दिन पर दिन बीतने लगे और बहुत जल्द 15 दिन बीत गए। अब वह दिन आ चुका था जब मगर सेना को देवमणि जमा करवाने थे। संजय खुद देवमणि लेकर क्षेत्रपाल गौरव के महल में आया हुआ था। देवमणियों को लेने के बाद क्षेत्रपाल गौरव ने संजय को बैठने के लिए स्थान दिया। पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है संजय। सुना है मत्स्य सेना के नए कप्तान आकर्ष ने तुम्हारे साले के हाथ पैर काट दिए थे। लोग बातें कर रहे हैं कि तुम साधना में बैठे हुए इसलिए बदला नहीं ले सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम साधना में नहीं थे। बताओगे कि चल क्या रहा है? तुम्हारे जैसा व्यक्ति इतनी आसानी से इतनी बड़ी घटना को नजरअंदाज तो नहीं करेगा। तुमने बदला क्यों नहीं लिया? क्षेत्रपाल ने संजय से पूछा। सच कहूं तो मुझे इस बारे में खबर बहुत पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैंने इस बात को मुद्दा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सारी गलती मेरे साले की थी। ऊपर से एक और कारण भी था। आपने जब इतना सब कुछ सुना है तो अपने आकर्ष के बारे में भी यह जरूर सुना होगा कि वह कुछ ही समय पहले देवतल में आया है, संजय ने कहा। सुना तो है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति कुछ दिन पहले देवतल में आया है उसके पास इतनी ज्यादा ताकत हो कि वह हमारी दोनों सेनाओं के कप्तानों को हरा पा रहा है? क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। उनके हिसाब से ऐसा होना संभव ही नहीं था। पहला कारण तो यह था कि देवतल की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अपनी ऊर्जा में बदलना एक बहुत बड़ी व लंबी प्रक्रिया थी। इसे सीखने में ही 1 से 2 महीने का समय लग जाता था। तो आकर्ष जिसको वहां पर आए हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, वह इतनी जल्दी अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कैसे कर सकता है? क्षेत्रपाल महोदय, आपको शायद इस पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरे सैनिकों ने खुद इस पूरी घटना को देखा था। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप मगर सेना के शिविर में चलकर उन लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं जो आकर्ष के साथ देव सरोवर में प्रकट हुए थे। देवतल में प्रकृति को साक्षी मानकर वचन नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतने सालों के विश्वास को दांव पर लगाते हुए मैं आपको यह बता रहा हूं कि आकर्ष वाकई कुछ दिन पहले ही देवतल में आया है, संजय ने कहा। वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था कि क्षेत्रपाल महोदय को अपनी बात पर विश्वास दिला दे। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन आकर्ष के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वह संभव नहीं है। उसके बारे में तुम क्या कहोगे? क्षेत्रपाल महोदय ने पूछा। जितना मैं पता कर पाया हूं तो आकर्ष के पास कई सारी तकनीकें हैं। उसके पास एक तकनीक ऐसी है जो अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्त्र को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देती है। उसके पास ऐसी ऐसी दिव्य योग्यताएं हैं जो देवतल में भी बहुत ज्यादा दुर्लभ मानी जाती है। अब यह तो मुझे भी नहीं पता कि उसके पास यह सारी दिव्य योग्यताएं कैसे आई है, लेकिन इतना पक्का है कि इन्हीं की बदौलत उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ी है।
संजय ने जवाब दिया। उसे पता था कि वह खुद आकर्ष का कुछ नहीं कर सकता है, तो वह जानबूझकर क्षेत्रपाल महोदय के मन में आकर्ष को लेकर शक उत्पन्न कर रहा था ताकि उसकी दिव्य योग्यताओं को लेकर उनके मन में लालच उत्पन्न हो जाए और फिर वह आकर्ष को निशाना बना ले। ऐसा हुआ तो संजय को खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। क्षेत्रपाल महोदय आकर्ष को खत्म कर देंगे, जिससे संजय का बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। अपनी इस योजना में वह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर संजय को यह नहीं पता था कि क्षेत्रपाल महोदय अपनी तरफ से भी खुद थोड़ी जांच पड़ताल करवा चुके हैं। उन्हें यह तो पता नहीं था कि संजय और आकर्ष का मुकाबला हुआ है, लेकिन उन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि आकर्ष की ताकत इतनी है कि उसे वह भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आकर्ष के खिलाफ कुछ भी करने से पहले उन्हें पक्का सबूत चाहिए था। तो उन्होंने संजय से कहा, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे सेना के शिविर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर्ष के साथ ही देव सरोवर में प्रकट हुए थे। मुझे उन सभी लोगों से मिलना है और आकर्ष के बारे में पूछताछ करनी है। अवश्य, मैं खुद आपको उनके पास ले चलता हूं, संजय ने उत्साहित स्वर में जवाब दिया। वह तो यही चाहता था। आकर्ष, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। तुम्हारी ताकत और मेरी गलती के कारण मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्षेत्रपाल महोदय के चंगुल से तुम बच नहीं पाओगे। अब बस देखते जाओ मैं किस तरह से तुम्हारे लिए इतनी सारी परेशानियां खड़ी करता हूं कि आखिर में तुम खुद हार मान लोगे, संजय ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसके बाद वह क्षेत्रपाल महोदय के साथ वहां से रवाना हुआ और अपनी सेना के शिविर की तरफ चल पड़ा। इधर आकर्ष को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि संजय ने उसके खिलाफ जाल बुनना शुरू कर दिया है। वह तो अपनी साधना में व्यस्त था। इतने दिनों की साधना के बाद आखिरकार आज उसे सफलता मिली। आज का दिन उसके लिए बहुत विशेष था। इतने दिनों तक तो वह अपनी सर्प शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा स्तर को बढ़ा रहा था, लेकिन आज उसने क्षेत्रपाल महोदय की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला का इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाया था। उसके साथ साधना करने के बाद उसे समझ में आया था कि यहाँ देवतल की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं कितनी बेहतर है। क्षेत्रपाल महोदय की इस युद्ध कला का नाम था चक्रशिला। न सिर्फ इसके साथ देव ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में बदलना आसान था, बल्कि इसका इस्तेमाल करने पर जो ऊर्जा आकर्ष को प्राप्त हो रही थी वह और भी ज्यादा शुद्ध थी। उसकी अवशोषण तकनीक ने भी अब फिर से अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। अभी तक वह बहुत बड़े रूप में अवशोषण तकनीक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऊर्जा सीमित थी, लेकिन चक्रशिला युद्ध कला के साथ जैसे ही उसके शरीर में देव ऊर्जा का अत्यधिक शुद्ध रूप प्रवेश किया, आकर्ष को अपनी अवशोषण तकनीक में अंतर साफ रूप से नजर आने लगा। अब वह रक्त आरंभ मंडल के छठे स्तर में पहुंच चुका था। अब यह देखने की जरूरत थी कि अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद उसके ऊर्जा स्तर में कितनी बड़ी वृद्धि हो सकती थी। यह तकनीक यही की है तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में तो यह ज्यादा वृद्धि कर पाएगी, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसके बाद उसने अपनी अवशोषण तकनीक को सक्रिय किया और अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करने की कोशिश की। पलक झपकते ही उसका ऊर्जा स्तर बढ़ने लगा। यह देखकर आकर्ष की आंखें खुशी और उत्साह से चमकने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में यह खुशी और उत्साह पूरी तरह से गायब हो गया। दरअसल उसकी अवशोषण तकनीक ने उसकी पूरी ताकत में सिर्फ 3 स्तरों की वृद्धि की थी। अब हालांकि पहले की तुलना में तो यह ज्यादा थी, क्योंकि पहले उसकी अवशोषण तकनीक सिर्फ 2 स्तरों की वृद्धि कर पा रही थी। लेकिन आकर्ष इस परिणाम के साथ संतुष्ट नहीं था। उसके हिसाब से यह अवशोषण तकनीक देवतल की दुर्लभ तकनीक में शामिल थी, तो कम से कम उसके ऊर्जा स्तर में 4 से 5 स्तरों की वृद्धि तो करनी ही थी। लगता है मैं बेकार में ही खुश हो रहा था, आकर्ष ने निराशा भरे स्वर में अपने आप से कहा। यह तो अच्छा था कि इस समय कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा था, वरना जो भी उसके यह शब्द सुनता
वह निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाला था। आदित्यगढ़ शहर में मौजूद जितने भी योद्धा थे उनके लिए अपने ऊर्जा स्तर में एक स्तर की वृद्धि कर पाना भी बहुत मुश्किल था। कुछ की प्रतिभा अच्छी होती थी तो वह एक साल में वृद्धि कर लेते थे, पर जिनकी प्रतिभा अच्छी नहीं होती थी उन्हें 100 से 1000 साल भी लग जाते थे। ऐसे में आकर्ष का यह कहना कि उसके 3 स्तरों की वृद्धि कुछ भी नहीं है, बाकियों को काफी आघात कर सकता था। वैसे देखा जाए तो आकर्ष भी गलत नहीं था, क्योंकि बाकियों के जैसे उसके पास पूरे जीवन का समय नहीं था। उसके बाद सिर्फ 1000 साल थे। कुछ देर तक अपनी अवशोषण तकनीक के बारे में सोचने के बाद आकर्ष ने अपनी इस वास्तविकता को भी स्वीकार कर लिया। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और साधना करने की कोशिश करने लगा। अगर अवशोषण तकनीक उसके ऊर्जा स्तर में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं कर पा रही थी तो वह अपने मूल ऊर्जा स्तर में ही वृद्धि करने वाला था। लेकिन इस बार उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे अपने शिविर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। क्षेत्रपाल महोदय, आप यहाँ पर? यह आवाज मत्स्य सेना के कमांडर राजवर्धन की थी। क्षेत्रपाल महोदय, वह यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या भूपेश की मृत्यु के बाद वाली खबर से आए हैं? नहीं, इसकी संभावना तो बहुत कम है। अगर उन्हें कुछ प्रतिक्रिया देनी होती तो वह बहुत पहले ही इस बारे में प्रतिक्रिया दे देते। इतने दिनों तक इंतजार नहीं करते। लेकिन फिर बिना वजह तो वह यहाँ पर आएंगे नहीं। हो सकता है सेना के किसी काम से आए हो, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। हाँ, मैं आपकी सेना के कप्तान आकर्ष से मिलने आया हूँ। आकर्ष पूरी तरह से चिंता मुक्त होने वाला ही था कि तभी उसे क्षेत्रपाल गौरव का जवाब सुनाई दिया। क्षेत्रपाल महोदय, मेरे लिए यहाँ पर आए। आकर्ष के चेहरे के भाव हल्के से गंभीर हो गए। इधर शिविर के बाहर कुछ और लोग क्षेत्रपाल महोदय से मिलने के लिए वहां पर आ चुके थे। इनमें से एक तो थे कप्तान सूरज, दूसरा था कप्तान चिराग, तीसरी थे कप्तान तारक और चौथे थे कप्तान जयदीप। जब सूरज और चिराग ने सुना कि क्षेत्रपाल महोदय आकर्ष के लिए वहां पर आए हैं तो उन दोनों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। वे आकर्ष को बहुत अच्छे से तो नहीं जानते थे, लेकिन कम से कम आकर्ष उनके दुश्मनों की श्रेणी में नहीं आता था। इस वजह से उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं क्षेत्रपाल महोदय आकर्ष से किसी बात का बदला लेने ना आए हो। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले आकर्ष ने मगर सेना के एक कप्तान के हाथ पैर काटे थे। उसके बाद काफी दिनों से कमांडर संजय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, तो इसकी पूरी संभावना थी कि कमांडर संजय ने आकर्ष की शिकायत क्षेत्रपाल महोदय से कर दी हो। चिराग और सूरज के विपरीत तारक और जयदीप ने क्षेत्रपाल महोदय का जवाब सुना तो दोनों की आंखें चमकने लगी। आकर्ष के इस बुरे वक्त पर वह बहुत ज्यादा खुश थे। क्षेत्रपाल महोदय, सब ठीक तो है? आप इस समय पर कप्तान आकर्ष से मिलने आए हैं, कहीं इसका संबंध? कमांडर राजवर्धन को भी आकर्ष की चिंता हो रही थी तो उन्होंने इस बारे में क्षेत्रपाल महोदय से सीधा सवाल कर लिया। पर उनका सवाल पूरा होने से पहले ही क्षेत्रपाल महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेकार में ही चिंतित हो रहे हैं कमांडर राजवर्धन। मैं यहाँ पर बस कप्तान आकर्ष से मिलने आया हूँ। उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। इसका कमांडर संजय वाले मामले से कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि मैं तो उनसे इस बारे में बात भी कर चुका हूँ और अब से कमांडर संजय आकर्ष को परेशान नहीं करेंगे। तो आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो सकते हैं। क्षेत्रपाल महोदय के इस जवाब को सुनकर चिराग, कमांडर राजवर्धन और सूरज तीनों ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ जयदीप और तारक के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि खुद क्षेत्रपाल महोदय आकर्ष के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। शिविर में बैठे आकर्ष के मन में भी यही सवाल चल रहा था। क्षमा चाहता हूं क्षेत्रपाल महोदय, लेकिन कप्तान आकर्ष इस समय साधना में है।
हाँ, अगर आपके लिए ज्यादा जरूरी हो तो मैं अभी जाकर उन्हें कमांडर राजवर्धन ने क्षेत्रपाल महोदय से कहा। मगर इस बार भी उनकी बात पूरी होने से पहले क्षेत्रपाल महोदय ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह साधना कर रहे हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर क्षेत्रपाल महोदय वहां से जाने लगे। आकर्ष के प्रति उनका ऐसा बर्ताव देखकर कमांडर राजवर्धन, कप्तान चिराग, कप्तान सूरज, कप्तान तारक और कप्तान जयदीप सभी दंग रह गए। उनके मन में पहला विचार यही आया कि क्या यह सच में क्षेत्रपाल महोदय ही है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं साधना पूरी कर चुका हूं। ठीक इसी समय पर एक आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी का ध्यान आकर्ष के शिविर की तरफ चला गया। वहां पर आकर्ष खड़ा था। उसकी नजर इस समय क्षेत्रपाल महोदय पर थी। वहां पर मौजूद सभी लोगों को आकर्ष पहचानता था। सिर्फ क्षेत्रपाल महोदय का ही चेहरा ऐसा था जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। कहिए, आपके लिए क्या कर सकता हूं? आकर्ष ने क्षेत्रपाल महोदय की तरफ देखते हुए पूछा। यह क्या बदतमीजी है आकर्ष? इससे पहले कि क्षेत्रपाल महोदय की तरफ से कोई जवाब आता, वहां पर खड़े कप्तान तारक और कप्तान जयदीप दोनों गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने आकर्ष को एक साथ निशाना इसलिए बनाया था क्योंकि आकर्ष को लेकर उनके मन में पहले ही काफी ज्यादा आक्रोश था। पर इस दौरान एक बार के लिए भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि क्षेत्रपाल महोदय जैसे शक्तिशाली योद्धा आकर्ष की प्रति एकदम से इतने अच्छे क्यों हो गए हैं। बैंग! आकर्ष भी उन दोनों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर हल्का गुस्सा हुआ। मगर इससे पहले कि वह उन दोनों को कुछ करता, किसी और ने आगे आकर उन दोनों पर प्रहार कर दिया। पर जिसने प्रहार किया था उसे देखकर तो एक बार फिर सभी लोग चौंक पड़े। प्रहार किसी और ने नहीं बल्कि क्षेत्रपाल महोदय ने किया था। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया कि क्षेत्रपाल महोदय मेरे प्रति इतना अच्छा व्यवहार दिखाएं। जरूर कुछ गड़बड़ है। आकर्ष को पहले सिर्फ संदेह था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो चुका था कि क्षेत्रपाल महोदय किसी मकसद के साथ उससे मिलने आए हैं। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कप्तान आकर्ष पर गुस्सा करने की? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम दोनों कौन होते हो मेरी जगह फैसला करने वाले? क्षेत्रपाल महोदय ने गुस्से से भरे स्वर में कप्तान जयदीप और कप्तान तारक दोनों को डांट लगाते हुए कहा। उनको गुस्से में देखकर कप्तान जयदीप और कप्तान तारक दोनों ने अपने सिर झुका लिए। दोनों इस समय डरे हुए तो थे मगर साथ में उलझन में भी थे। अब तो उन्हें भी समझ में आने लगा था कि क्षेत्रपाल महोदय किसी योजना के साथ आकर्ष से मिलने आए हैं। कप्तान आकर्ष, इन दोनों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे आपसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम किसी एकांत स्थान पर जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं? क्षेत्रपाल महोदय ने आकर्ष की तरफ देखते हुए और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा। बिल्कुल, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? आकर्ष ने थोड़ा समय लेकर और बड़े शांत स्वर में जवाब दिया। इसके बाद वह क्षेत्रपाल महोदय के साथ वहां से गायब हो गया। पीछे कमांडर राजवर्धन, कप्तान चिराग और कप्तान सूरज तीनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तीनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा है। अदितिगढ़ शहर से काफी दूर एक बड़ा जंगल था, जिसके ऊपर बीच आसमान में इस समय दो परछाइयां एक दूसरे के सामने चेहरा करके खड़ी थी। एक था आकर्ष और दूसरे थे अदितिगढ़ शहर के क्षेत्रपाल गौरव। अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े होकर आकर्ष क्षेत्रपाल महोदय के बोलने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रपाल महोदय बड़े ही ध्यान से आकर्ष के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर पहले वो मगर सेना के शिविर में गए थे और वहां से उन्हें पता चला था कि वह खबर बिल्कुल सच थी कि कुछ दिन पहले आकर्ष देव सरोवर में प्रकट हुआ था। क्षेत्रपाल महोदय की सोच बाकियों से थोड़ी आगे थी। जहां बाकी सभी आकर्ष की तकनीकों के पीछे पड़े थे, वही क्षेत्रपाल महोदय उसे एक प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में देख रहे थे।
यही तो अंतर होता है एक राजा में और एक सैनिक में। आपने कमांडर संजय को धमकाया है ना? क्षेत्रपाल महोदय ने अचानक से सवाल किया। कमांडर संजय ने आपको यह बताया? सवाल के जवाब में आकर्ष ने एक और सवाल रखा। नहीं, मैंने बस अनुमान लगाया। मैं संजय को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसके साले के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद उसके जैसा व्यक्ति शांत बैठ ही नहीं सकता। लेकिन वह शांत बैठा था। उसी समय मैं समझ गया था कि जरूर उसके साथ कुछ तो हुआ है, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। इससे आकर्ष के मन में जो संदेह था वह थोड़ा कम हो गया। पहले उसे लग रहा था कि शायद संजय ने उसके बारे में क्षेत्रपाल महोदय को खबर दी है, पर क्षेत्रपाल महोदय के जवाब ने बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।